नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र। एक बार फिर से चाकूबाजी राजधानी में हुई है। तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। रिहायशी इलाके की तस्वीरें। कालीबाड़ी नेहरू नगर। आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। जख्मी युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस ने घटना के बाद चाकू मारने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जख्मी युवक का आरोपी के साथ किसी बात को लेकर विवाद था। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और उसके बाद आरोपी ने युवक को सरेआम चाकू मारकर जख्मी किया। ये तस्वीरें आप देखिए, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। चाकूबाजी की घटनाएं क्यों नहीं थम रही हैं, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और क्या लोग कानून को लेकर इतने बेखौफ हैं कि सरेआम चाकू मारकर किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति फरार हो जाता है और आसपास राहगीर जितने मौजूद थे वो बीच बचाव की कोशिश भी नहीं करते। और अक्सर जब बीच बचाव की कोशिश करते किसी को देखा जाता है तो बदमाश इतने बेखौफ होते हैं कि उस व्यक्ति पर भी हमला करने से नहीं चूकते। तो बहुत बड़ी समस्या अब राजधानी रायपुर के लिए बनती जा रही है। अन्य आपराधिक घटना एक तरफ और चाकूबाजी दूसरी तरफ। सहयोगी उमेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, बड़ा प्रश्न राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को लेकर, एक बार फिर से चाकूबाजी और सभी मौन। देखिए अवंतिका, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हो जाता है, एक मूवी देखने के नाम पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है, फिर चाकूबाजी की घटनाएं मामूली बात पर हो जाती है, फिर बाहर से आकर डकैत जो है वो डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पूरा सवाल जो है कानून व्यवस्था पर उठना लाजमी है। जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, एक बार फिर से राजधानी में आपने देखा कि किस तरीके से सरेहन एक युवक की चाकू से हत्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो गंभीर हालत में उसे एडमिट किया गया है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी नेहरू नगर के पास की बताई जा रही है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो उस पूरी घटना को अंजाम दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने भले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं जो दूसरा आरोपी है वो फरार है। और इसी तरीके से बीते 2 दिनों पहले अगर हमने देखा कि किस तरीके से एसपी कार्यालय के पास जहां पर एक नाबालिग बच्ची की गैंगरेप कर दी जाती है, वहीं भिलाई में, दुर्ग में भी देखा गया कि किस तरीके से एक मूवी के नाम पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। डकैती जैसी वारदात जो है वो रायगढ़ में देखने को मिल रही। तो आखिर कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्या वजह है कि व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? क्यों इन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा? क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन पुलिस का भी खौफ नहीं है उन पर? बाहर के लोग आखिर क्यों टारगेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को? आखिर क्यों ये अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? अभी हाल ही में आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में लगातार अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो सवाल तो उठना लाजमी है अवंतिका, और इसको लेकर लगातार राजनीतिक दल भी सवाल उठा रहे हैं। शासन प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है, इस पर सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पुलिस व्यवस्था है ठप हो चुकी है। यही वजह है कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन नहीं है कि अपराधियों का जो गढ़ लगातार जिसको लेकर जनप्रतिनिधि या विपक्ष तंज कसता रहा है, वो ऐसी हालात यहां पर निर्मित हो जाएंगे। फिलहाल एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है, चाकूबाजी की घटनाएं हुई है। न केवल चाकूबाजी की घटनाएं रायपुर में देखने को मिली, बिलासपुर में भी लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, दुर्ग में भी इसी तरीके से बड़े जितने भी छत्तीसगढ़ के शहर हैं वहां पर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी बात उमेश ये भी कि लगातार सवाल उठाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अंबिकापुर से जो अगली बड़ी खबर मैं आपको बताने वाले हैं उसमें भी अपराध नजर आता है। बस स्टैंड में जिम करने आए युवक के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों की तरफ से मारपीट खुलेआम की जाती है। बताया जाता है कि दोनों युवकों के बीच और दोनों गुटों के बीच लंबे वक्त से कोई विवाद चल रहा था। इसके बाद घटना वाले दिन एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को पकड़ा, उसके साथ पिटाई की और उसके बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। ये तस्वीरें आप देखिए उसी समय की हैं जब दोनों गुट आपस में भिड़ रहे थे, मारपीट सरेआम हो रही थी। लेकिन चूंकि अब मामला संज्ञान में आया, हो सकता है पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो, लेकिन जितना क्रम हम देख रहे हैं आपराधिक गतिविधियों का, अभी तक सख्त एक्शन नजर नहीं आता है। और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां दरभा ब्लॉक में कोया कुटुंबा समाज के 7 लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है। गांव वालों के मुताबिक सालों पहले एक ही परिवार के 7 लोग ईसाई धर्म प्रचारक के प्रभाव में आकर अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने की राह पर थे और उसके बाद धीरे धीरे ईसाई धर्म से उनका मोह भंग हुआ। अपने मूल धर्म में अब वो वापस लौट आए हैं।
गांव के माटी पुजारी ने रीति रिवाज के साथ सभी को मूल धर्म में वापसी करवाई। ये तस्वीरें उसी समय की हम आपको दिखा रहे हैं। सेगी श्रीनिवास का हम रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, ये क्रम हम लगातार देख रहे थे बीते दिनों, धर्म परिवर्तन की बात लगातार सामने आ रही थी, लेकिन अच्छी बात यह कि मूल धर्म में वापसी भी उतनी ही तेजी से। जी बिल्कुल, लगातार जो ग्रामीण इलाकों में ये चीज तस्वीरें सामने आ रही है कि जो गांव के जो लोग हैं, कुछ वर्ष पहले ईसाई मसीह को धर्म को अपनाया था, अब धीरे धीरे अपने मूल धर्म में वापस आ रहे हैं। ये दरबा ब्लॉक के छोटे गुडरा का मामला है, जहां पर एक परिवार के 7 सदस्य ने बीते कुछ वर्ष पहले ईसाई धर्म को अपनाया था, लेकिन पुनः वो आज गांव प्रमुखों के सामने, माटी पुजारी के सामने पूरी रीति रिवाज विधि विधान से अपने मूल धर्म में वापस आए हैं और एक संकल्प लिया है कि अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म में जो होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो ताकि गांव का माहौल एक सुखद रहेगा। इसी तहत जो बस्तर जिले के अन्य ब्लॉकों में भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। जो गांव के जो ग्रामीण है वो किसी कारणवश दूसरे धर्म को अपनाया था, अब धीरे धीरे अपने मूल धर्म में लौट रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि सुखद वातावरण गांव में एक तस्वीरें देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास चर्चा के लिए। आगे बढ़ते रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां संविदा कर्मचारी बगावत का बिल्कुल फूकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के वादों की बारात निकाली जाएगी। उन वादों की हम बात करें जो कि सरकार की तरफ से किए तो गए लेकिन पूरे नहीं हुए। बैंड बाजे के साथ आज विरोध की बारात निकालने के लिए संविदा कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं। 23 और 24 यानी कि आज और कल तूता में प्रदर्शन होगा, जंगी प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं। नियमितीकरण नहीं होने से नाराज हैं 45,000 संविदा कर्मचारी आज एक साथ प्रदर्शन की राह पर। ये बड़ी जानकारी संविदा कर्मियों के लिहाज से भी अगर आप देखें तो प्रदेश में गतिविधियां बीते दिनों भी आपने देखी होंगी। बहुत लंबे अरसे से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बैठकें बुलाई जाती है, बातचीत होती है, आश्वासन मिलता है और उसके बाद वही की वही स्थिति, नाक के 3 पात। और एक बार फिर से 45,000 संविदा कर्मी इस आस में कि इस बार उनकी बात सुनी जाएगी। सीधे रायपुर आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तनु, यही स्थिति हम बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं। आश्वासन मिलता है लेकिन मांगों पर सहमति बनने के बाद जमीनी स्तर पर कागजी काम नहीं होते। वो तेज हो गई है। इस साल जुलाई महीने में राज्य के 45,000 संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और अब फिर से राज्य के 45,000 संविदा कर्मचारी एक बड़े और अनोखे प्रदर्शन जो है वो करने जा रहे हैं। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ वादों की बारात निकाली जाएगी। ये प्रदर्शन सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले किया जाएगा और इस प्रदर्शन में शादी की कार्ड की तरह संविदा कर्मचारियों ने एक कार्ड जो है वो तैयार किया है और इस कार्ड में संविदा कर्मचारियों के द्वारा बड़े ही रोचक और विरोधाभास अंदाज में सरकार से अपनी मांगों की जो है वो मांग की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जुलाई महीने में संविदा कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से सरकार के कामकाज भी प्रभावित हुए थे। तब 2 अगस्त को मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संविदा कर्मचारियों ने अपना हड़ताल स्थगित किया था, लेकिन अब एक बार फिर संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डट गए हैं और फिर से संविदा कर्मचारियों के द्वारा बड़ा प्रदर्शन करने की जो है वो तैयारी की जा रही है। संविदा कर्मचारी आज और कल सरकार के खिलाफ जो है वादों की बारात निकालेंगे और इस बड़े प्रदर्शन के द्वारा जो है संविदा कर्मचारी सरकार का ध्यान अपनी मांगों को लेकर केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखने वाला विषय कि सरकार की तरफ से इस वक्त क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। ना सिर्फ संविदा कर्मचारी परेशान हैं, नाराज हैं, बल्कि सफाई कर्मचारियों के मन में भी इसी तरह की प्रदर्शन की तैयारी है। रायपुर की हम बात करें, आज अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी प्रदर्शन की राह पर। कर्मचारी आज सीएम हाउस का घेराव करने के प्लान के साथ उतरेंगे। कर्मचारी खुद को रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं, वही नियमितीकरण जिसका आश्वासन कई बार मिला लेकिन पूरा नहीं हुआ। कलेक्टर दर पर मानदेय देने की भी प्रमुख मांग है। आंदोलन में 43,000 सफाई कर्मचारी एक साथ आज शामिल होंगे। तो एक तरफ सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ संविदा कर्मियों की नाराजगी। लगातार हड़ताल ही हड़ताल। प्रदेश में चुनावी साल में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी आप इसे कह सकते हैं। 43,000 सफाई कर्मी एक साथ आज आंदोलन की राह पर। कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग कर रहे हैं, रेगुलर किए जाने की मांग कर रहे हैं। वेतन को लेकर बीते दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का भी आपने प्रदर्शन देखा, लेकिन अच्छी राहत भरी खबर कहीं ना कहीं बजट के जरिए भी उन्हें देखने को मिली थी। अब सफाई कर्मी, संविदा कर्मियों को लेकर क्या कुछ सरकार कहती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को लेकर? क्या बातचीत का रास्ता साफ हो पाएगा?
देखिए, चुनावी साल है और जाहिर तौर पर तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद दबाव काम आ जाए, और यही वजह है कि लगातार वो समय समय पर स्ट्राइक पर उतर रहे हैं और बातचीत भी होती है, बीच का रास्ते की बात होती है और उसके बाद वो स्ट्राइक से वापस लौटते हैं, फिर वापस स्ट्राइक पे आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो सफाई कर्मी एक बार फिर से हड़ताल पर हैं और उन्होंने आज वो सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 27-28 को उनका कहना है कि संकल्प रैली निकालेंगे और करीबन और 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा। ये सफाई कर्मियों का कहना है कि लगातार अपनी मांगों को लेकर वो प्रशासन और शासन के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। जो वो सैलरी को लेकर बात कर रहे हैं, नियमितीकरण को लेकर बात कर रहे हैं, नियमितीकरण की अगर बात करें तो न केवल सफाई कर्मी बल्कि प्रदेश भर में अलग अलग जो संविदा कर्मी है या दैनिक वेतनभोगी हैं वो लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीच बीच में स्ट्राइक होती है, फिर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, उसके बाद वो लौट आते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो चुनावी साल है, ये बहुत सामान्य सी चीज़ हो गई है और ये चीज़ लगातार जारी रहेगी। आज सीएम हाउस घेराव की बात कही गई है, देखना यह है कि वो सीएम हाउस तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। जी चलिए, देखने वाला विषय। बहुत शुक्रिया आपको ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की भी कर लेते हैं। सुकमा से जानकारी है, सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया है। ताड़ मेटला मुठभेड़ के विरोध में आज बंद का आह्वान है। बंद का इलाके में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ताड़ मेटला मुठभेड़ को समाज ने फर्जी बताया। 5 सितंबर को ताड़ मेटला मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 नक्सलियों को मारे जाने का दावा किया था, लेकिन ये बात अब सामने आ रही है कि फर्जी मुठभेड़ रही और इसी के विरोध में समाज की तरफ से बंद का आह्वान है। सुकमा क्षेत्र से ये बड़ी जानकारी है। 2 नक्सलियों के मारे जाने के पुलिस के दावे को फर्जी बताया जा रहा है और उसी के चलते बंद का आह्वान, बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम की चर्चा कर लेते हैं। मनेन्द्रगढ़ का जिक्र सबसे पहले, जहां लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, नदी नालों में आफत का पानी भरने से स्कूल जाने वाले बच्चों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तस्वीरें मनेन्द्रगढ़ के फुनगा माध्यमिक शाला की हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चे बीते कई दिनों से इसी तरह से उफनते नदी नालों को पार करते हैं, स्कूल पहुंचते हैं। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर यहाँ पर पानी का बहाव तेज होता है। ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पुल की मांग काफी लंबे समय से होती आई। मांग को कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद इस मांग की सुनवाई नहीं हुई। इसका असर ये कि छोटे छोटे स्कूली बच्चे नदी नालों को इसी तरह से पार कर स्कूल पहुंचते हैं। मनेन्द्रगढ़ से लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। स्कूल पहुंचने में सबसे ज्यादा परेशानी। मुंगेली जिले की भी बात कर लेते हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार यहां पर बढ़ता हुआ। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन की टीम ने सरगांव इलाके से कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करवाया है। बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं और इसी के चलते कलेक्टर ने राहत कैंप्स लगा दिए। लोगों के रुकने की बेहतर व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश ऑफिसर्स को दिए गए हैं। कई जगह ऐसे जहां पर शिवनाथ नदी के बने पुल के चलते भी इस जगह पर आवागमन ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। प्रशासन ने लोगों को नदी में नहीं जाने की सलाह दी है। भारी बारिश और नदी के पानी में कई गांव टापू में तब्दील हो गए। बाढ़ के पानी में किसानों की फसलें डूब गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवनाथ नदी जो कि फिलहाल अपने पूरे शबाब पर है और उसी के चलते इतना उफान पानी में कि काफी परेशानी हो रही है। बलौदाबाजार की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी हैं। जिले से होकर होने वाली नदी नाले जहां लगातार उफान की स्थिति है। नाला पार करते वक्त किताबों से भरा एक ट्रक बह गया है। तस्वीरें ये देखिए, बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र से तस्वीरें सामने आई हैं। कोवा डेह लटेरा नाला पार करते समय ट्रक नाले में बह गया। इस ट्रक में स्कूली छात्रों के लिए किताबें भरकर राजनंद गांव की तरफ ले जाई जा रही थी। इस हादसे में लाखों रुपए की किताब पानी में बह गई हैं। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
बहुत बड़ा हादसा न्यूज में ढलवा हो जाता अगर किसी तरह की जनहानि यहाँ पर होती, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रक पानी में समा गया है। लाखों की किताबें यहाँ पर रखी गई थी इस ट्रक में। राजनंद गांव की ओर ले जाना था, स्कूली बच्चों को सप्लाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हुआ ये ट्रक। पानी में भीगने के चलते सारी किताबें बर्बाद हो गई। बलरामपुर का जिक्र करेंगे। मूसलाधार बारिश के चलते जिले की कन्हर नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। आलम यह हो गया है कि बाढ़ का पानी अब एनीकट के ऊपर आ गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा के बीच से होकर बहने वाली कन्हर नदी, हर साल बरसात में यही तस्वीरें होती हैं, यही स्थिति होती है। दोनों तरफ के राज्यों के कई सारे गांव इस पानी के प्रभाव को झेलते हैं और जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट जाता है और इसी के चलते सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तस्वीरें आप देखिए एनीकट की, पूरा पानी एनीकट के ऊपर से बह रहा है। और मुंगेली में मनियारी और शिवनाथ नदी का इसी तरह का हाल है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सरगांव इलाके में बाढ़ में फंसे 28 और पत्थलगढ़ी में 3 परिवारों का सुरक्षित रेस्क्यू हुआ है। सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया गया है। स्कूलों कॉलेजों में भी पनाह दी जा रही है। कलेक्टर राहुल देव ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी देखी। तो मुंगेली की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। पत्थरगढ़ी गांव में बाढ़ में 3 परिवार फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सहयोगी प्रशांत का हम रुख कर लेते हैं, मुंगेली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रशांत, क्या मौजूदा हालात है वहां पर, विस्तार से जानकारी इस पर? जी, निश्चित रूप से मुंगेली जिले में जिस तरह 2-3 दिनों से बारिश हुई है उसने काफी लोगों को जनजीवन जो है अस्त व्यस्त रहा है और कहीं न कहीं बारिश जो है आफत की बारिश साबित हुई है। पत्थरगढ़ी सरगांव इलाके में शिवनाथ नदी और केशवा नाले का पानी लोगों के घरों में घुसा है। और मैं बता दूं सरगांव इलाके का खपरी, जहां से 28 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान में पहुंचाया गया है। इसके साथ ही लोरमी इलाके में मनियारी नदी काफी रौद्र रूप में है, जिसके चलते जो मनियारी बांध है वो लबालब है और वेस्ट पियर के ऊपर से 3 फीट ऊपर पानी भरा। इस समय भी हम लोरमी इलाके में है। ये लोरमी कंवरधा मुख्य मार्ग है, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियों के साथ रोड जो है पार करना पड़ रहा है। काफी दिक्कतें, ऐसी स्थिति इस रोड में 8 से 10 जगह है जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। स्थानीय लोगों से आप बातचीत जारी रखेगा। प्रशांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ और खबरों की। कांग्रेस सांसद और CWC जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। लिखा है कि ये मध्य प्रदेश का असली मंजर है, जिसे कोई भी टेलीविजन और अखबार नहीं दिखाएगा। बीजेपी सरकार सिर्फ विज्ञापनों और झूठी खबरों में ही बची है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हुजूम सरकार और मध्य प्रदेश में बदलाव के लिए निकल पड़ा है। सरकार को बता रहे हैं कि हम आने वाले हैं। ये वीडियो जो कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कि मध्य प्रदेश का असली मंजर यही है, जन का आक्रोश देखने को मिला है। तो ये ट्वीट जिसके जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं, साफ तौर पर लिखा है इसमें, मध्य प्रदेश में असली मंजर यही है, जिसे कोई भी टेलीविजन या अखबार कवर नहीं करेगा। बीजेपी सरकार सिर्फ विज्ञापनों और झूठी खबरों में बची है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम सरकार और मध्य प्रदेश में बदलाव के लिए निकला है। सरकार को बता रहे हैं कि हम आने वाले हैं। और इधर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर पहुंचे, जहां बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आजादी के 75 सालों के बाद ऐसा पावन मौका आया है जब महिलाओं को सदन में 33% का आरक्षण मोदी जी के उठाए कदम से मिला। मोदी जी ने देश की आजादी के 75 साल के बाद महिलाओं को 33% विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया। उसको देखते हुए समग्र देश में महिलाओं में खुशी दिखाई दे रही है, महिलाओं में उत्साह है। आज मैं रायपुर पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट पर सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने हेतु मेरा स्वागत किया और महिलाओं ने मुझे प्रत्यक्ष मिलकर कहा कि आप हम सब छत्तीसगढ़ की महिलाओं के ओर से
प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना, जिन्होंने हमें और 2023 विधानसभा चुनाव में जीत का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्रा निकाली है। इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गरियाबंद पहुंचेगी। राज्य में परिवर्तन यात्रा का जोरदार स्वागत होगा। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल होंगी। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करने वाले हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी परिवर्तन यात्रा में इस बार शिरकत करेंगे। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जिस मकसद से निकाली जा रही है कि सरकार में सत्ता में एक बार फिर से वापसी हो सके और उसी में जी तोड़ कोशिश करते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता भी केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार आता हुआ और 2 केंद्रीय मंत्री आज भी परिवर्तन यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।